नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पीआरटी के लिए ईबीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण चैप्टर है शेल्टर। शेल्टर यानी आश्रय, इसी को घर कहते हैं, आश्रय को ही घर कहते हैं। इसमें हम देखेंगे शेल्टर क्या है, यानी आश्रय क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। इसमें हम मनुष्य का आश्रय देखेंगे, इसके अलावा पक्षियों का आश्रय और पशुओं का आश्रय। तो विशेष करके आज हम जानेंगे इस क्लास में आश्रय क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और मनुष्य के आश्रय की चर्चा हम करेंगे। बाकी पशुओं का आश्रय और पक्षियों का आश्रय हम बाद में देखेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। आइए देखते हैं शेल्टर यानी आश्रय। आप किसी धर्मशाला या होटल में रुक जाते हैं, लेकिन फाइनली घर वापस आते ही हैं। घर तो घर ही होता है, यानी आश्रय वह स्थान है जहां पशु और मानव रहते हैं। चाहे आपका पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, वह रहने के लिए एक अस्थायी निवास बनाते हैं, घर बनाते हैं, वही आश्रय होता है। आश्रय मौसम और किसी भी तरह के खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी आश्रय क्या करता है? आश्रय प्रोटेक्शन का कार्य करता है। आश्रय प्रोटेक्शन प्रदान करता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सबके लिए सुरक्षा का स्थान होता है। यह वह स्थान प्रदान करता है जहां पशु और मानव सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। आश्रय वह स्थान प्रदान करता है जहां पशु और मानव सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। आश्रय सामानों को संग्रहित करने के लिए गोपनीयता और सुविधाओं के लिए जगह भी प्रदान करता है। आश्रय सामानों को संग्रहित करने के लिए गोपनीयता और सुविधाओं के लिए जगह भी प्रदान करता है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी आश्रय से। हमने आपको बताया आश्रय वह स्थान है जहां पशु और मानव रहते हैं। आश्रय मौसम और किसी भी तरह के खतरे से हमें प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है। यह वह स्थान प्रदान करता है जहां पशु और मानव सुरक्षित रूप से आराम कर सकते हैं और अपनी सामान्य विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ आश्रय सामानों को संग्रहित करने के लिए गोपनीयता और सुविधाओं के लिए जगह भी प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आश्रय के प्रकार। देखते हैं आश्रय के प्रकार। आश्रय चाहे मनुष्य का हो, यह पक्षियों का हो, यह पशुओं का हो, यह दो प्रकार का होता है। एक अस्थायी आश्रय होता है, दूसरा अस्थायी आश्रय होता है। कौन कौन सा? एक अस्थायी आश्रय और एक अस्थायी आश्रय। अस्थायी आश्रय और अस्थायी आश्रय। पहले हम बात करेंगे अस्थायी आश्रय की। यह वह स्थान है जहां मानव और पशु अधिक समय तक रहते हैं और अधिकांश समय यहीं व्यतीत करते हैं, जैसे घर, गुफाएं, पक्षियों का घोंसला आदि अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? चाहे घर हो, गुफाएं हो, पक्षियों का घोंसला हो, ये अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आते हैं। अस्थायी आश्रय यह वह स्थान है जहां पशु और मनुष्य केवल अल्प अवधि यानी बहुत कम समय के लिए विशिष्ट उद्देश्य के लिए रहते हैं, जैसे बस शेल्टर, हाउस बोट, टेंट हाउस, कारवां, आश्रय गृह, विभिन्न स्थानों पर प्रवासी पक्षी घोंसला आदि अस्थायी आश्रय के अंतर्गत रहते हैं।
जैसे जगह जगह रैन बसेरे बने हुए हैं। जब आप किसी सर्द के मौसम में, किसी अन्य मेला इत्यादि के समय आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ थोड़े समय के लिए रुकते हैं, तो वह अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आता है। चाहे वह आपका होटल हो, होटल में आप जाते हैं तो कुछ दिन के लिए या कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए जाते हैं, फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। और फाइनली हम यह कहते हैं कि घर तो घर ही होता है। जब हम घर आते हैं तो घर हमारा अस्थाई आश्रय के अंतर्गत आता है, और जहां हम रुके होते हैं वह चाहे धर्मशाला हो या होटल हो, वह अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है, अस्थायी आश्रय के अंतर्गत घर, गुफाएं, पक्षियों का घोंसला आज अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आते हैं, जबकि बस शेल्टर, हाउस बोट, टेंट हाउस, कारवां, आश्रय गृह आदि जो है किसके अंतर्गत आते हैं? ये अस्थायी आश्रय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा प्रवासी पक्षी घोंसला भी अस्थायी के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको बताया आश्रय क्या है, इसके अलावा आश्रय के प्रकार यानी शेल्टर के प्रकार, जिसमें अस्थायी आश्रय और अस्थायी आश्रय। अस्थायी आश्रय को परमानेंट शेल्टर कहते हैं। अस्थायी आश्रय को क्या कहते हैं? परमानेंट शेल्टर कहते हैं, जबकि अस्थायी आश्रय को टेम्पोररी शेल्टर कहते हैं। तो आप परमानेंट शेल्टर और टेम्पोररी शेल्टर के आशय को समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मनुष्य का आश्रय यानी मनुष्य के घर की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम मनुष्य के शेल्टर की बात करेंगे। आगे आने वाली क्लासों में हम चर्चा करेंगे पक्षियों का आश्रय यानी पक्षियों का शेल्टर और पशुओं के शेल्टर की बात करेंगे। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले असम के मकान। असम राज्य के जो मकान बनाए जाते हैं वह कैसे बनाए जाते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे अस्थायी घर बनाते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। असम के मकान जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, असम के मकान जमीन से लगभग कितने 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मजबूत बांस के खंभों पर इन्हें बनाते हैं। जैसे एक आपका दिख रहा है बांस का लगा हुआ खंभा चित्र में। हमने आपको बताया असम के मकान जमीन से लगभग कितनी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं? लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये जैसा कि आपको दिख रहा है, अंदर से भी लकड़ी के ये बने होते हैं। तो ये तो असम के मकान की बात हो रही है। असम के मकान जमीन से लगभग 10 फीट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेह के मकान। मनुष्य रहने के लिए घर बनाता है, वैसे लेह के लोग, लेह के जो होते हैं वहाँ के लोग घर कैसे बनाते हैं उसको हम देखते हैं। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल करते हैं। जब भी लेह के मकान की बात की जाएगी, लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देने योग्य बातें। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? पेड़ के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है।
लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान की छतें कैसी होती हैं? लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। लेह के लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल में रहते हैं। सर्दियों में कहाँ रहते हैं? नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत ठंड से हमें बचाते हैं। हमने आपको बताया लेह के मकान की छतें समतल होती हैं। लेह के मकान में छत पर घर का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है छत। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती हैं। लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत हमें ठंड से बचाती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मनाली के मकान। मनाली के मकान कैसे बने होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं मनाली एक पहाड़ी इलाका है। मनाली कैसा है? मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, यह तिकोने टाइप का मकान बनाया गया है। कैसे बनाया गया? तिकोने टाइप का बनाया गया है। जैसे बर्फ इस पे पड़े तो उस पे रुके ना, वह फिसल कर नीचे आ जाए। उसी तरीके से यहाँ के लोग मकान बनाते हैं। मनाली के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। मनाली एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। उसी हिसाब से यहाँ मकान बनाए जाते हैं। राजस्थान के मकान की बात करेंगे हम। राजस्थान, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मिट्टी के घरों में यहाँ के लोग रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं? मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। घरों की दीवारें कैसी होती हैं? बहुत मोटी होती हैं। इनकी दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, इनकी दीवारों को, जो राजस्थान के मकान होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और गर्मी खूब पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये तो बातें रही राजस्थान की। जैसा कि आधुनिक समय में ऐसा नहीं है, बहुत सारी बिल्डिंग्स, अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनाई गई हैं वहाँ पे राजस्थान में। लेकिन हमको आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बनाया जाता है। छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। छत किसे बनी होती है? छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। जैसे कि चित्र में दिख रहा है, छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है राजस्थान के मकान की। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जम्मू और कश्मीर के मकान। कश्मीर के मकान के बारे में। कश्मीर के में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। कश्मीर के मकान। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु, जो घूमने हेतु प्रयोग किया जाता है, कौन सा? उसको शिकारा कहते हैं। कश्मीर में शिकारा घूमने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है। हाउस बोट किसके लिए प्रयोग की जाती है? हाउस बोट
टूरिस्ट हेतु प्रयोग की जाती है, जबकि शिकारा घूमने हेतु प्रयोग की जाती है। हाउस बोट की 80 फुट लंबाई तथा 8 से 9 फुट चौड़ाई होती है। कितना? 80 फीट लंबाई होती है और 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है। चौड़ाई कितना होती है? 8 से 9 फीट इसकी चौड़ाई होती है, जबकि लंबाई 80 फीट। कितना? लंबाई 80 फीट होती है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में क्या बना होता है? खास डिजाइन बना होता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, उन्हें डब कहते हैं। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं? हाउस बोट 80 फीट लंबाई की तथा 8 से 9 फीट चौड़ाई की होती है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे खत्म बंद कहते हैं। कश्मीर के मकान की खिड़कियां बाहर की ओर उभरी होती हैं, बाहर की ओर उभरी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें डब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें डब कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? डब कहते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बकरावल। बकरावल की बात करते हैं। बकरावल या बकरवाल लोगों के मकान के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बकरावल एक जनजाति है। ये बकरियां चराते हैं तथा मिट्टी व लकड़ी के घरों में रहते हैं। बकरवाल के लोग क्या करते हैं? ये बकरियां चराते हैं। क्या करते हैं? बकरियां चराते हैं और मिट्टी व लकड़ी के घरों में रहते हैं। कैसे घरों में रहते हैं? मिट्टी व लकड़ी के घरों में। जैसे कि आप दीवार देख रहे हैं, यहाँ के लोगों के मकान की दीवारें मिट्टी की बनी हुई हैं तथा लकड़ियों का प्रयोग करके, झाड़ियों का प्रयोग करके ऊपर जो है छप्पर की तरह बनाया गया है। यानी बकरवाल के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग मिट्टी व लकड़ियों के घरों में रहते हैं और बकरावल इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये बकरियां चराते हैं। इसी से इनका नाम बकरवाल या बकरावल पड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इग्लू। बहुत ही महत्वपूर्ण, यह अक्सर पूछा जाता है चाहे जो भी परीक्षा हो। इग्लू से क्वेश्चन बनते हैं। इग्लू एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कहाँ के किस जनजाति के लोग? एस्किमो जनजाति के लोग। एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ का घर बनाते हैं। किसका घर बनाते हैं? बर्फ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। जब भी इग्लू की बात की जाएगी, इग्लू मतलब बर्फ का घर। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है, इग्लू मतलब बर्फ का घर। किस जनजाति के लोग बनाते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ का घर बनाते हैं जिसे इग्लू कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। इग्लू की बात की जाएगी, एस्किमो जनजाति के लोग बर्फ का घर बनाते हैं जिसे हम इग्लू कहते हैं। इतनी बातें आपको इग्लू से याद रखनी है। इग्लू का घर किस जनजाति के लोग बनाते हैं? एस्किमो जनजाति के लोग बनाते हैं। किसका घर? बर्फ का घर, जिसे इग्लू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और देख लीजिए, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे मनुष्य का आश्रय आज हो गया, पक्षियों का आश्रय और पशुओं के आश्रय की हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर व झोपड़ी की फर्श को, दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। एनसीईआरटी का ये पॉइंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन चाहे सीटेट का हो, केबीएस में बनाए जाने की भी संभावना है। जब भी बात की जाएगी ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर का प्रयोग क्यों करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी व फर्श की दीवारें
क्यों लीपी जाती हैं? इसलिए लीपी जाती हैं ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जा सके। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। आशा है कि जो बातें आज हमने बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।